जय हिंद दोस्तों। तो आज एक बार फिर हाजिर हैं आपका। आप देख सकते हैं मिड टर्म का आपका पेपर लेके आए हैं। ये जो कि आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं 2020-21 के पेपर आपका हॉर्टिकल्चर का बीएससी हॉर्टिकल्चर के मिड टर्म एग्जाम आपको पता है कि आपके जैसा कि 9 तारीख से मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं जैसा कि मैं पिछली वीडियो में जो है आपका फंडामेंटल हॉर्टिकल्चर का जो पेपर लेके आया था प्रीवियस ईयर का, जैसा कि आप देख सकते हैं सेकंड आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंट्रोडक्टरी क्रॉप फिजियोलॉजी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट में। तो इसके दोस्तों आपको पता है कि 30 आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लेके आए हैं। तो उनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम एनालिसिस करेंगे आपके सामने। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले, क्योंकि दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो अगर आपको नेक्स्ट अगर प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए तो हमें मेंशन कर सकते हैं कमेंट में। बाकी लिंक मैंने जो फंडामेंटल हॉर्टिकल्चर उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो उस पेपर को भी आप देख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इंपॉर्टेंट होते टॉपिक्स तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर का जो है मैं आपको पता है जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो लेके आया हूँ। ठीक है, तो जैसा कि स्टार्ट करते हैं आप सबसे पहला क्वेश्चन के बारे में हम स्टार्ट करते हैं मिड टर्म एग्जाम के। तो जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन आप ये देख सकते हैं कि बालों की जड़ों से पानी के अवशोषण में पहला कदम है। द फर्स्ट स्टेप इज एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट हेयर इज, मतलब बालों जो रूट हेयर होते हैं जड़ में उसके मतलब पानी के अवशोषण में पहला कदम क्या है। तो अंतःशोषण एक स्टेप बाय स्टेप होते हैं। पूरे सारे स्टेप आप स्टेप के बारे में आपने पढ़ा होगा, अगर बायोलॉजी आपने पढ़ी होगी, जैसे प्लांट टिश्यू में आपको पूरे स्टेप के बारे में जानकारी देते हैं। तो उसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टेप्स वाइज पूरी जानकारी होती है। तो इम्बाइबेशन जिसको अंतःशोषण बोलते हैं, पराशरण या ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन या अवशोषण। तो ये फर्स्ट स्टेप क्या होती है जो जब जड़ों से पानी के अवशोषण में, तो जड़ों से जो आपका पानी के अवशोषण में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण होती है, सबसे पहली प्रक्रिया होती है वो है इम्बाइबेशन। याद रखिएगा अंतः शोषण जो क्रिया होती है ये आपकी रूट हेयर में चलती है, जो कि पानी के अवशोषण में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। याद रखिए अंतः शोषण। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, क्योंकि आपके क्वेश्चंस जो है पेपर में, पूरा पेपर जो है आप इंग्लिश का ही आने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इंग्लिश को आपको सबसे ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा, इंग्लिश का ही पूरा पेपर आता है। बट मैं आपके लिए हिंदी में भी लेके आया क्योंकि आपके लिए थोड़ी जो है सहूलियत हो जाएगी इस चीज़ की। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है आपका अंतः शोषण, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। अंतः शोषण इसका इम्बाइबेशन आंसर है। ठीक है, अगर आपने परिभाषाएं पढ़ी होंगी तो आपसे आराम से ये चीज़ें बन जाएंगी, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका फसल शरीर क्रिया विज्ञान शब्द किसके द्वारा दिया गया, यानी द टर्म क्रॉप फिजियोलॉजी वाज अ गिवन बाय, यानी जो आपका क्रॉप फिजियोलॉजी है वर्ड किसने दिया था। वॉटसन, क्रिक्स या जे एस वॉट होप वांट होप या डिक्सन या बी एल वॉल्स, यानी ये आपको साइंटिस्ट हैं। तो इनके द्वारा जो क्रॉप फिजियोलॉजी वर्ड ये दिया गया था, तो इसके बारे में हम जानेंगे, है ना। तो वॉटसन क्रिक एक साइंटिस्ट है आपके जिन्होंने पता है कि उनको नोबेल पुरस्कार ही मिला था। इन्होंने डीएनए की जो है रिंग के बारे में बताया था। डीएनए की आपको पता है, आपने हेलिक्स मॉडल पढ़ा होगा। तो हेलिक्स मॉडल जो वॉटसन क्रिक के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, तो ये तो आपका आंसर है नहीं, क्योंकि वो पूछ रहा है क्रॉप फिजियोलॉजी वर्ड की। तो क्रॉप फिजियोलॉजी वर्ड तो संबंधित है, देखो डिक्सन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपको पता है बाष्पोत्सर्जन कर्षण बल सिद्धांत दिया था, कि पानी कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, ये इन्होंने सिद्धांत दिया था। तो आपके जो डिक्सन साइंटिस्ट हैं तो ये आपके इससे संबंधित हैं। आपके क्रॉप फिजियोलॉजी वर्ड जो है डिक्सन ने ही दिया था ना। याद रखिएगा इसका सी सही आंसर है, क्योंकि इन्होंने इनका एक सिद्धांत बहुत फेमस है, बाष्पोत्सर्जन कर्षण बल सिद्धांत, जो कि आपको पता है 230 मीटर तक इनका जो है उन्होंने बताया था कि पानी 230 मीटर तक ऊपर जा सकता है बाष्पोत्सर्जन कर्षण बल सिद्धांत की सहायता से। तो याद रखिएगा डिक्सन जॉली बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी थ्योरीज हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो याद रखिए इनको पढ़ लिया, क्योंकि थ्योरीज के बारे में अपने से बार बार पूछते रहते हैं। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन इसका सेकंड आंसर आपका सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जबकि आपके जे एफ वांटाव है तो ये आपके केमिकली या जो कि आपके केमिस्ट्री से संबंधित साइंटिस्ट है, ये तो आपके हैं नहीं। ठीक है, बाकी ये दो साइंटिस्ट अपने बायोलॉजी से संबंधित वाटसन क्रिक्स इन्होंने सिद्धांत दिया डीएनए का। डिक्सन ने आपको पता है बाष्पोत्सर्जन कर्षण बल सिद्धांत दिया था। तो याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका कि पौधे में स्टोमेटल उपकरण होता है, यानी स्टोमेटल जो रंध्र होते हैं उनके लिए नापने उपकरण, मतलब पौधों में स्टोमेटल उपकरण होता है। इन प्लांट्स स्टोमेटल अपेयर्स इज कंसेंटेड, मतलब जो है स्टोमेटल उपकरण कौन कौन से होते हैं। तो रंध्र को स्टोमेटल जो उपकरण माना जाता है कि स्टोमेटा या रंध्र और सहायक कोशिकाएं, ये आपको पता है सहायक कोशिका जिसको सब्सिडी सेल बोलते हैं। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक से, क्योंकि आपकी पत्तियों में जो है रंध्र में ये चीज़ें पाई जाती है। सब्सिडरी सेल भी इनको, एसेसरी सेल भी बोलते हैं इनको, है ना। सहायक कोशिकाएं, रक्षा कोशिकाएं, ये आपकी कोशिकाएं पाई जाती हैं। याद रखिएगा इनको इंपॉर्टेंट टॉपिक से, है ना। तो आपकी क्वेश्चन नंबर सी बोल रहा है आपका रंध्र या रक्षा कोशिका और सहायक कोशिकाएं तीनों पाई जाती है क्या पौधे के स्टोमेटल उपकरण में। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अपने जो रंध्र होते हैं या पोर होते हैं तो उनमें ये तीनों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि ये क्या करती हैं
हैं भाई अपने रंध्र को बंद करने और उनको ओपन करने, मतलब ये स्टोमेटा को क्लोज या ओपन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट और सहायक होती हैं ये आपकी सब्सिडरी सेल, गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या है सी। आपसे ये क्वेश्चन बार बार पूछेगा, गटेशन से संबंधित, ऑस्मोसिस से संबंधित ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका जो स्टोमेटल उपकरण वो कौन कौन सी है, रंध्र है, याद रखिएगा, रंध्र यानी स्टोमेटा, रक्षा कोशिका यानी गार्ड सेल, इसके बाद आपका सब्सिडरी सेल यानी सहायक कोशिका, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की आपसे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि मक्का और घास में पत्तियों की दोनों सतह पर रंध्र समान संख्या में मौजूद होते इस स्थिति को क्या कहते हैं। ये बात आपसे पूछ रहा है कि स्थिति उन्होंने दे रखी है कि स्थिति को क्या कहते हैं, ठीक है। आपने अगर बाष्पोषण या ट्रांसपेरेंट चैप्टर पढ़ा हुआ तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इन्होंने पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि इन मेज एज ग्रास स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन इक्वल नंबर ऑन बोथ सरफेस ऑन लीव्स, है ना, दिस कंडीशन इज नोन एज, यानी जो मेज और ग्रास होते हैं घास में, तो इनकी जो पत्तियों की बात कर रही है कि इक्वल मतलब सरफेस में सतह पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात कर रहा है कि आप ये हिंदी में भी देख सकते हैं क्योंकि हिंदी में भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप हिंदी में भी देख सकते हैं कि मक्का और घास की पत्तियों की दोनों सतह पर रंध्र, यानी दोनों सतह पर रंध्र होने चाहिए, यानी स्टोमेटा दोनों सतह पर होनी चाहिए, वो कौन सी अवस्था है, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, हाइपोस्टोमेटिक यानी अधोरंध्रीय, या एम्फीस्टोमेटिक मतलब उभयरंध्रीय, या पोटामोर्जिटोन या आइसोस्टोमेटिक, ठीक है। तो इनकी परिभाषा में आपको समझ में आ जाएगा कि देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो हाइपोस्टोमेटिक है, ठीक है, तो जो हाइपोस्टोमेटिक ये कह रहा है इसकी रंध्र होते हैं निचली सतह पर, याद रखिए पत्ती की निचली सतह पर इसमें रंध्र पाए जाते हैं जो हाइपोस्टोमेटिक होते हैं, याद रखिएगा। यानी अधोरंध्रीय जो होते हैं इनके क्या होता है, पत्तियों की निचली सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। भाई ये तो अपने है नहीं, क्योंकि मक्का और घास में जो है पत्तियों की निचली सतह पर रंध्र नहीं पाए जाते, याद रखिएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो है जो इसका आंसर नहीं है, यानी हाइपोस्टोमेटिक जो अधोरंध्रीय इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी की, तो एम्फीस्टोमेटिक यानी उभयरंध्रीय। तो उभयरंध्रीय के बारे में आपने सुना होगा कि रंध्र इसकी दोनों सतह पर पाए जाते हैं, है ना। तो रंध्र जो है इनकी दोनों सतह पर अपने को मिलेंगे, किसकी, एम्फीस्टोमेटिक की। एम्फीस्टोमेटिक की पत्तियां होती है जिनमें क्या होता है कि भाई रंध्र दोनों सतह पर अपने को मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं पोटामोजिटोन। तो ये पोटामोजिटोन आपकी मतलब ऐसा है कि आपने जलीय पौधे देखे होंगे बहुत सारे, ठीक है, जलीय पौधों के बारे में आपने सुना होगा पोटामोजिटोन। ये क्या होते हैं, इनमें स्टोमेटा अब्सेंट होते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अपने से कई बार पूछ सकता है इंग्लिश में कि पोटामोजिटोन क्या है। तो पोटामोजिटोन वो है, मतलब इनमें क्या होता है कि रंध्र अब्सेंट होते हैं, क्या, स्टोमेटा अब्सेंट होते हैं, याद रखिएगा। स्टोमेटा जो होते हैं पत्तियों पर वो क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, है ना, याद रखिएगा। और ये कार्यहीन होते, किसी भी काम के नहीं होते, अगर होंगे तो वो कार्यहीन नहीं होंगे, मतलब किसी भी काम के नहीं होंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा पोटामोजिटोन क्या होते हैं, स्टोमेटा जो है अब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो अपना सही आंसर है मक्का और घास में जो है किस प्रकार के दोनों सतह पर अपने किस में मिलेंगे, तो दोनों सतह पर का बात किया तो एम्फीस्टोमेटिक जो है आपका इसका सही आंसर, याद रखिए, यानी उभयरंध्रीय जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अपने को जो है अब्सेंट मतलब इसमें 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 क्या पूछा है कि मौजूदा होते इस स्थिति को क्या कहते हैं, मतलब रंध्र दोनों सतह पर स्थिति होती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एम्फीस्टोमेटिक, याद रखिए। उभयरंध्रीय बोलते हैं। इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या है, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर, यानी एम्फीस्टोमेटिक जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि पौधों में चयापचय प्रक्रिया के अध्ययन को परिभाषित किया गया है, यानी पौधों में जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं और उनको कहाँ पे प्रदर्शित किया गया, मतलब जैसे कि आपको पता है प्लांट टिश्यू होते हैं तो प्लांट फिजियोलॉजी, तो उनको एक टॉपिक से भाई जो है रखा गया है। तो ऐसे ही बात कर रहा है कि चयापचय तो मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं होती है, यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है। तो स्टडी ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस इन प्लांट डेफिनेट, तो जो स्टडी होती है मेटाबॉलिक प्लांट की चयापचयन क्रियाएं, तो वो प्लांट ब्रीडिंग में, यानी प्लांट ब्रीडिंग में संबंधित है क्या, या आपकी बॉटनी से संबंधित है क्या मेटाबॉलिक प्रोसेस, या पौधे की शारीरिक रचना यानी प्लांट एनाटॉमी। नहीं भाई, देखो जेनेटिक्स के बारे में आपको पता है कि इसमें क्या पढ़ते हैं, बॉटनी के बारे में भी आपको पता है, जड़ तना पत्ती या वगैरह वगैरह बॉटनी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पौधे जो शरीर की होती है भाई, प्लांट जो एनाटॉमी है, तो प्लांट एनाटॉमी में आपको पता है कि अपने टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। तो भाई इन तीनों में से कोई भी इसका आंसर नहीं है, याद रखिएगा। इसका जो सही आंसर है प्लांट फिजियोलॉजी, यानी वनस्पतिक शरीर क्रिया विज्ञान। इसमें अपन जो है पौधे की जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है इनके बारे में पढ़ते हैं। आपने मेटाबॉलिक क्रियाएं जो है पढ़ी होगी शुरुआत में, जो मेटाबॉलिक क्रियाएं पढ़ाते हैं। तो याद रखिएगा जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या, प्लांट फिजियोलॉजी, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो है डी सही आंसर है, यानी प्लांट जो फिजियोलॉजी है तो इसमें जो है मेटाबॉलिक प्रोसेस का जो है अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ मेटाबॉलिक क्या कहलाती है, प्लांट फिजियोलॉजी, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 की आपका द यूनिट ऑफ वाटर पोटेंशियल इन प्लांट इज, यानी जो आपकी जल विभव होती है इसकी इकाई पूछ रहा है। तो जल विभव की इकाई क्या होती है, मेगा पास्कल, यानी आपको पता है जल विभव किससे प्रदर्शित करते हैं, ये साई का चिन्ह होता है, इसको साई बोलते हैं, याद रखिएगा। साई का चिन्ह होता है तो इसको साई, जल विभव को अपन किससे, वाटर पोटेंशियल को अपन साई से प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा। इसको साई
ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है कि इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो साई से जो है जल विभव यानी वाटर पोटेंशियल को अपन साई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसकी इकाई पूछ रहा है वाटर पोटेंशियल की, ठीक है। तो वाटर पोटेंशियल की मेगा पास्कल या किलोग्राम या फिर आपका ये पूरी मर्क्यूरी में उन्होंने दे रखा है मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी या मिलीमोल मिलीमोल लीटर। तो ये पूरी ना जानकारी दे रखी है ऑप्शन में। तो आपने को याद रखना है कि जल विभव की जो इकाई है वो है मेगा पास्कल, अपने को और किसी से मतलब नहीं, यानी मेगा पास्कल जो है अपनी जल विभव की यूनिट है, याद रखिएगा। यानी वाटर पोटेंशियल की यूनिट क्या है, मेगा पास्कल, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या है आपका ए, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ये है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने लिए, जल विभव से बहुत मैं आपको बता रहा हूँ। ये गटेशन हो गया आपका, ऑस्मोसिस हो गया और आपका डिफ्यूजन हो गया, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे बनते रहते हैं, तो याद रखिएगा। ट्रांसपेरेंट, तो ये कुछ टॉपिक है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं हर एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और नॉर्मल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इनको क्लियर करें। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम आपसे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया यानी केल्विन चक्र, जिसको केल्विन चक्र बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया, या अपन उसको प्रकाशिक अभिक्रिया भी बोल सकते हैं या प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में, यानी क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है हरित लवक, याद रखिएगा आपने हरित लवक के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो कि आपका सेकंड नंबर का लार्जेस्ट जो है अपना हरित लवक वो है कोशिकांग है, याद रखिएगा। फर्स्ट नंबर पे आपका केंद्रक है, सेकंड नंबर पे जो आपका क्लोरोप्लास्ट है। ये जो है सभी कोशिकांगों में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा माना सबसे सेकंड नंबर का, तो क्लोरोप्लास्ट आपका सेकंड नंबर का सबसे लार्जेस्ट जो है कोशिकांग है, याद रखिएगा। तो ये पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होती है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेटिक्स ऑजर इज बिस पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो किस भाग में होती है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया, तो वो जो कुछ इसका सही आंसर है आपका ग्रेना। ग्रेना जो है थाइलोकॉइड में, ग्रेना एक जो है आपकी क्लोरोप्लास्ट में एक भाग होता है, ग्रेना, थाइलोकॉइड, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में आपको पता है अंधकार अभिक्रिया होती है, डार्क रिएक्शन होती है, तो ये इसका सही आंसर नहीं है। आपकी ग्रेना जो है इसमें आपकी प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, तो याद रखिएगा। यानी ग्रेना जो है इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर आपका क्या है, ग्रेना। यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया या प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया होती है, तो केल्विन चक्र किस में चलता है, ग्रेना में। कई बार आपसे जो है ये सब चीजें नहीं लिखेगा, वो लिख देगा केल्विन चक्र किससे संबंधित है या किस में चलता है, तो जो आपका केल्विन चक्र वो ग्रेना में चलता है, याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पौधों द्वारा खनिज लवणों के अवशोषण का प्रथम चरण है, यानी जो पौधों के द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण किया जाए तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप मतलब ये आपको मैंने जस्ट अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपने जाना था कि भाई जल का जो है अवशोषण का फर्स्ट स्टेप क्या है। तो ऐसे ही दो पौधे में जो मिनरल्स खनिज लवण अवशोषण करते हैं तो वो उसका फर्स्ट स्टेप क्या है। तो इन्होंने पूछा है कि ऑस्मोसिस यानी परासरण के द्वारा होता है क्या, या आपका आयन विनिमय यानी आयन एक्सचेंज यानी इसके द्वारा होता है, या आपका खनल या आपका डिफ्यूजन या इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन मतलब अंतः शोषण। तो भाई अंतः शोषण तो इसका आंसर नहीं है, यानी जो पौधों के द्वारा खनिज लवणों का प्रथम चरण अवशोषण होता है, मतलब प्रथम चरण के द्वारा अवशोषण होता है, तो वो आपका इसका सही आंसर है आयन एक्सचेंज। आप समझ गए होंगे आयन एक्सचेंज, ये इंपॉर्टेंट है। आयन एक्सचेंज यानी आयन यानी खनिज लवण बहुत संबंधित है, आपको अगर पढ़ा होगा तो आपको ये आंसर को क्लियर हो जाएंगे आपको कि खनिज लवणों के अवशोषण का प्रथम चरण क्या है आपका आयन विनिमय, यानी आयनों का एक्सचेंज होता है, यानी आयनों का विनिमय होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर आपका बी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि बाष्पोत्सर्जन, मूल दाब और जल विभव इसके लिए उत्तरदायी मुख्य सिद्धांत है। यानी बाष्पोत्सर्जन में जो मूल दाब होता है यानी मूलदाब यानी जड़ दाब बोलते हैं, ठीक है। याद रखिए बाष्पोत्सर्जन, मूल दाब और जल विभव यानी वाटर पोटेंशियल इसके लिए उत्तरदायी मुख्य सिद्धांत है, ठीक है। इसके लिए याद रखिए बाष्पोत्सर्जन ट्रांसपेरेंट के लिए, मूल दाब के लिए और जल विभव के लिए, तीनों के लिए मुख्य सिद्धांत क्या है। ट्रांसपेरेंट पूरा इंग्लिश में भी दे रखा है, पढ़ लीजिएगा आप। तो इसके लिए क्या है, ट्रांसपेरेंट यानी बाष्पोत्सर्जन, उत्तरदायी सिद्धांत की बात कर रही है। रसारोहण या एसेंट ऑफ सेप जिसको बोलते हैं, अपने रसारोहण के सिद्धांत के बारे में पढ़ा होगा। एपिकल डोमेन्स यानी सीड से प्रभाविता, और एवोपोरेशन ऑफ वाटर इन रूट यानी जल में अवशोषण। तो इसका जो है आपको पता है कि भाई बाष्पोत्सर्जन, मूलदाब और जल विभव के लिए मुख्य उत्तरदायी आपका है रसारोहण, यानी एसेंट ऑफ सेप जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यानी एसेंट ऑफ सेप रसारोहण की जो प्रक्रिया होती है ये बाष्पोत्सर्जन, मूलदाब और जल विभव के लिए उत्तरदायी माने जाती है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या है, रसारोहण, ठीक है। यानी एसेंट ऑफ सेप इन ट्री, तो रसारोहण की क्रिया जो है इन तीनों सिद्धांतों के लिए मुख्य उत्तरदायी है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, याद रखिएगा इनको, अपनी जो थ्योरी को मजबूत रखिएगा, इंप्रूव किए थ्योरी को, क्योंकि थ्योरी अपने को अगर क्लियर है तो अपने से सारे ऑप्शन बन जाएंगे। अगर आपको थ्योरी देखो बाष्पोत्सर्जन की परिभाषा पता है, रसारोहण की पता है, डेफिनेशन या शीर्ष प्रभाविता की पता है, तो ये आप क्लियरली आपको ये चीज़ें बन जाएंगी। ये अपने को नॉर्मली लगेगा भाई यार ये तो इसका आंसर ये अगर आपकी थ्योरी क्लियर नहीं होगी तो इनको आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा क्या यार ये बाष्पोत्सर्जन क्या है, भाई रसारोहण क्या है, ये और ब्लीडिंग क्या है, गटेशन क्या है। तो इनको थ्योरी को आपको सबसे पहले मजबूत करना पड़ेगा, है ना, याद रखिएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, जड़ों में जल के अवशोषण का क्षेत्र, यानी जो जड़ें होती हैं, जड़ में जल का अवशोषण का क्षेत्र की आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि जड़ों में आपको पता है कितने क्षेत्र होते हैं। जड़ में आपके 3-4 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, है ना, 3-4 जो है क्षेत्र होते हैं जड़ों में, कि भाई सबसे पहला आपका अलग अलग जड़ों में क्षेत्र पाए जाते हैं, है ना, जिसको अपन, जो कि आपको पता है जोन ऑफ एलोंगेशन, यानी बढ़ाव का क्षेत्र जिसको अपन बोलते हैं। रूट हेयर, रूट बाल पाए जाते हैं, जो कि सबसे ऊपर पाए जाते हैं, आपको पता है सेकंड नंबर पे जो आपके रूट हेयर ही पाए जाते हैं जड़ों में, ठीक है। इसके बाद मेरिस्टेमेटिक यानी विभाज्य ऊतक या जड़ का सिरा, यानी रूट टैप, जिसको अपन रूट कैप भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो ये पूछ रहा है कि जड़ों के जल अवशोषण में सहायक है, तो भाई सीधी सी बात है, जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण होता है, यानी एबोशोट जो ये आपका वाटर का होता है, तो वो किसके द्वारा होता है, रूट हेयर के द्वारा। जो भी जल का अवशोषण, याद रखिएगा, आपको जल के अवशोषण की जहां भी बात करेगा वहां पे आपका जो है रूट हेयर आएगा, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है सही आंसर आपका क्या है, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी जल के जो अवशोषण में वो रूट हेयर ही काम आता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक बात है ये कि जलों के जो अवशोषण होते हैं उसमें कौन काम आता है, तो रूट हेयर काम आते हैं आपके, है ना, याद रखिएगा। और आपसे ये भी एक क्वेश्चन पूछता है कि भाई मेरिस्टेमेटिक ये विभाज्य ऊतक होता है, तो इसमें कौन सा विभाजन होता है, रूट में जो है जड़ में कौन सा विभाजन होता है। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जड़ों में आपका कौन सा विभाजन होता है, जड़ों में आपका याद रखिएगा समसूत्री विभाजन होता है, कौन, मियोसिस आपका समसूत्री विभाजन होता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है ये भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसको नोट कर लीजिएगा आप कि जड़ों में कौन सा विभाजन होता है, तो जड़ों में आपका समसूत्री विभाजन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जड़ों में कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको। और ये रूट कैप आपकी जो है जड़ों की रक्षा करता है, यानी ये गार्ड जो है आपकी रक्षक जो इनकी तरह काम करते हैं, रूट टैप, यानी ये जड़ों को जो आगे बढ़ाने में काम करता है, कैप टाइप का होता है, जो कि पौधों की जड़ों को नीचे लेके जाता है, किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आती है, तो ये रूट टैप उसका काम करता है। रूट टैप यानी इसको रूट टॉप भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखें, रूट कैप भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो है जड़ों के अवशोषण में क्या है, आपके रूट हेयर काम आते हैं। क्वेश्चन का सही आंसर आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका वर्णक तंत्र फर्स्ट, यानी आपने अगर जो है प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा होगा तो उसके बहुत सारे पिगमेंट फर्स्ट, जो है आपका पिगमेंट सेकंड, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि वर्णक तंत्र फर्स्ट अभिक्रिया का केंद्र क्या होता है, इसके केंद्र के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो इसकी अभिक्रिया के केंद्र जो है, अगर आपसे बात करें कि जो आपका वर्णतंत्र फर्स्ट होता है, तो वर्णतंत्र फर्स्ट में जो इसका अभिक्रिया का केंद्र होता है, तो 700 जो है आपका नैनोमीटर इसका केंद्र होता है, यानी वर्णतंत्र फर्स्ट अभिक्रिया का केंद्र क्या होता है, P700, यानी पिगमेंट 700 जो है इसका वर्णतंत्र फर्स्ट का अभिक्रिया का केंद्र होता है। जबकि अगर आपसे बात करें कि पिगमेंट सेकंड का अभिक्रिया केंद्र क्या होता है, तो पिगमेंट सेकंड का आपका होता है 680 नैनोमीटर, याद रखिएगा 680 नैनोमीटर जो है इसका सही आंसर है। यानी वर्णतंत्र जो सेकंड है उसका क्या है, वर्णतंत्र सेकंड का आपका आपसे पूछ ले कि वर्णतंत्र सेकंड यानी रिएक्शन सेंटर ऑफ पिगमेंट सेकंड, तो उसका क्या आएगा 680 नैनोमीटर। बट आपसे यहाँ पे पूछा है कि वर्णतंत्र फर्स्ट अभिक्रिया का केंद्र क्या है, तो वह आपका 700 नैनोमीटर। याद रखिए क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 11 का जो है सही आंसर आपका सी है, यानी पिगमेंट जो है 700 इसका सही आंसर है, ठीक है। अब ये नैनोमीटर में होती है, याद रखिए, कई बार भी पूछिए कि क्या किस में होती है, तो ये आपकी नैनोमीटर में होती है सारी, ये पूरी तरंग दे रहे हैं दे रखी है, तो नैनोमीटर में होती है जो आपकी, है ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है भाई कि बाहरी परिस्थितियों जो विकास या उत्पादकता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है, यानी बाहरी परिस्थितियां जो होती है, एक्सटर्नल कंडीशन होती हैं, तो बाहरी परिस्थितियां जो विकास या उत्पादकता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं, तो वो क्या है, तो कौन सी ऐसी जो है परिस्थितियां जो बाहरी जो उत्पादकता को यानी प्रोडक्टिविटी को और विकास के प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, तो कौन कौन सी जो है फैक्टर हैं, तो ट्रिगर्स या तनाव, स्ट्रेस या अनुकूलन या न्यूनीकरण, तो वो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सही आंसर है ट्रिगर्स। यानी ट्रिगर्स जो है इनको तीनों को इफेक्ट करता है, यानी विकास या उत्पादकता यानी विकास को प्रभावित करता है, प्रोडक्टिविटी को, ये दोनों को जो है बहुत प्रभावित करता है। ये बाहरी परिस्थिति है आपकी, याद रखिएगा, ट्रिगर्स एक बाहरी परिस्थिति है जो कि इन सबको प्रभावित करती है, यानी ये क्वेश्चन अच्छा है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर का 13 की आपसे बात करें, तो क्वेश्चन आपका 13 है कि परासरण दाब यानी ऑस्मोसिस किस में अधिक होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर की आपसे बात कर रही है, ऑस्मोटिक प्रेशर की ये बात कर रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी हायर इन, यानी परासरण दाब अधिक होता है। तो कौन से आपने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या डाल्टन सॉल्यूशन। तो जो आपका परासरण दाब जो अगर सबसे अधिक होता है यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जो है सबसे अधिक होता है, तो वो आपका होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी अधोपरासरी जो विलयन होता है इसमें आपका क्या होता है, सबसे अधिक जो है वो होता है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे अधिक किसमें होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। याद रखिए, यानी अधोपरासरी जो विलयन होता है इसमें सबसे ज्यादा जो आपका क्या होता है, यानी परासरण यानी ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा किसमें होता है, ये अधोपरासरी विलयन में होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है।
इसके बाद हम आपसे बात करते हैं कि पादप प्रतिबल अनुक्रिया का नियमन किस खनिज द्वारा किया जाता है। द प्लांट स्ट्रेट रिस्पॉन्स आर रेगुलेटेड बाय विच मिनरल्स, यानी जो पादप प्रतिबल अनुक्रियाएं होती हैं तो ये किसके द्वारा नियंत्रित किया जाती है, कौन से खनिज के द्वारा किया जाता है। नियमन मतलब रेगुलेट यानी नियंत्रित। ये नियंत्रित की आपसे बात करें, याद रखिएगा नियमन का मतलब क्या होता है, नियंत्रित या रेगुलेट। तो ऐसा कौन सा खनिज है जो इन सब क्रियाओं को नियंत्रित करता है, पादप प्रतिबल अनुक्रिया को नियंत्रित करता है, ये इनका पूछने का मतलब। तो पोटेशियम, कैल्शियम या आयरन या सोडियम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में इन्होंने दे रखा है कैल्शियम, है ना। तो जो पादप प्रतिबल अनुक्रिया नियमन है तो ये किसके द्वारा नियमित होता है, तो ये आपका कैल्शियम के द्वारा नियमित हो, याद रखिएगा। यानी कैल्शियम के द्वारा जो है क्रियाएं नियंत्रित होती हैं, यानी कैल्शियम जो है आपका इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन नंबर 14 का जो 20 सही आंसर है, यानी पादप प्रतिबल जो अनुक्रिया नियमन है किसके द्वारा होता है, कैल्शियम के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 15 की हम अगर आपसे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि कुछ एंजियोस्पर्म में हाइड्रोथॉर्स की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है। हाइड्रोथॉर्स मतलब आपने पढ़ा होगा बिंदु स्थापन, यानी क्रिया किसके, बिंदु स्थापन गठेशन में आपने पढ़ा होगा हाइड्रोथॉर्स के बारे में, क्योंकि जो बिंदु स्थापन क्रिया होती है वो हाइड्रोथॉर्स के द्वारा होती है, ना कि रंध्र के द्वारा। याद रखिएगा, आपने से कई बार ये चीज पूछ सकता है कि हाइड्रोथॉर्स मतलब बिंदु स्थापन गठेशन की क्रियाएं किसके द्वारा होती है, तो गठेशन की क्रिया हाइड्रोथॉर्स के द्वारा होती है, ना कि रंध्र के द्वारा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन्होंने इसके बारे में पूछा कि कुछ एंजियोस्पर्म में हाइड्रोथॉर्स की प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन या बिंदु स्त्रावण या बाष्पोत्सर्जन। तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोथॉर्स किससे संबंधित, गठेशन से। तो इसका सही आंसर आपका जो है बिंदु स्त्रावण यानी गठेशन है। याद रखिएगा, किससे संबंधित, हाइड्रोथॉर्स आपको जहां भी दिखे उसका मतलब क्या है, बिंदु स्त्रावण यानी गठेशन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर आपका क्या है, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, याद रखिएगा, यानी हाइड्रोथॉर्स। ठीक है, इसके बाद हम आपसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, इस सूक्ष्म पोषक तत्व क्लोरोफिल का अत्यंत आवश्यक घटक है। जो सूक्ष्म पोषक तत्व की बात कर रहा है, याद रखिएगा, अपन कोई और नहीं ले सकते। सूक्ष्म यानी किसकी बात कर रहा है, ये माइक्रो न्यूट्रेंट की आपसे बात कर रहा है कि सूक्ष्म पोषक तत्व क्लोरोफिल का अत्यंत आवश्यक घटक है। तो अपने को सूक्ष्म पोषक तत्व चूज करना पड़ेगा, तो वो कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको पता है मैग्नीज जो है, मैग्नीशियम जो है आपका, याद रखिएगा सूक्ष्म पोषक की आपसे बात कर रहा है तो आपका जो है मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम तो आपका जो है द्वितीय पोषक तत्व है। तो ये आपका इसका आंसर नहीं होने वाला, यानी सूक्ष्म पोषक तत्व क्लोरोफिल का अत्यंत आवश्यक घटक कौन सा है, तो मैग्नीज जो है आपके इधर आंसर ले सकते हैं अपन, क्योंकि उसने सूक्ष्म पोषक की आपसे बात की है, ना कि उसने आपने द्वितीय पोषक तत्व की आपसे बात की, ना प्राथमिक पोषक तत्व की। तो आपने को यह आंसर क्या लेना, क्योंकि अगर हम बात करें पोटेशियम की तो ये आपका प्राथमिक पोषक तत्व प्राइमरी न्यूट्रेंट है। ठीक है, और मैग्नीज के बारे में आपको पता है सेकेंडरी आपका जो है पोषक तत्व है। कैल्शियम का भी आपको पता है सेकेंडरी है। तो यहाँ पे इसने बात की कि सूक्ष्म पोषक तत्व क्लोरोफिल का अत्यंत आवश्यक घटक है, तो वो है आपका मैग्नीज। अब यहाँ पे आयरन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, अगर आयरन ऑप्शन होता तो मैग्नीज भी अपन नहीं लेते, तो यहाँ पे क्या लेते, आयरन लेते। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन आंसर नहीं है तो अपन क्या लेंगे, मैग्नीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या है, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण एंजाइम की उपस्थिति में होता है, यानी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ये कौन से एंजाइम के द्वारा होता है। तो नाइट्रोजन रिड्यूस, ऑक्सीजनेज या राइबोज। ये आपको पता है कि भाई जो क्रैब चक्र चलता है उनमें ये इंपॉर्टेंट आपका रूबिस्को एंजाइम हो गया, ऑक्सीजनेज हो गया, नाइट्रो रिड्यूस हो गया, एंजाइम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी में आपका दिया है नाइट्रोजनेज। ठीक है, तो कौन सा इंपॉर्टेंट है भाई जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन में, तो भाई आपका नाइट्रोजनेज जो एंजाइम है ये आपका जैविक जो फिक्सेशन होता है क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 17 का। तो इसका आपका नाइट्रोजनेज जो आंसर सही है, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 का नाइट्रोजनेज यानी एंजाइम इंपॉर्टेंट है आपकी प्रक्रियाओं को चलाने में, याद रखिएगा, डी इसका सही आंसर है ना। इसके बाद हम आपसे बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है भाई आपका हीट शॉक प्रोटीन यानी HSP पौधे की गर्मी के दौरान प्लांट सेल में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, हीट शॉक प्रोटीन पौधे की गर्मी के दौरान, जब गर्मी पड़ती है तो पौधे में गर्मी के दौरान प्लांट सेल में मुख्य भूमिका निभाती है, यानी जो पौधे की कोशिकाएं होती हैं उन्हें मुख्य भूमिका कौन निभाता है ना। तो प्रोटीन की जो तह होती है वो प्रोटीन फोल्डिंग, ये प्रोटीन की कवर होती है। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट होती है, आपने पढ़ा होगा बाहरी प्रोटीन, आंतरिक प्रोटीन, तो ये वो सेल के अंदर। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट, वो जब गर्मी होती है तो वो पौधे को बचाती है गर्मी से, प्रोटीन की फोल्डिंग बचाती है क्या, या एंटी फ्रीजिंग बताती है क्या, या स्टोमेटिक क्लोजर यानी रंध्रों का बंद होना जो है पौधों को गर्मी से बचाता है क्या, ऑस्मोटिक रेगुलेशन यानी परासरण विहत यानी ऑस्मोटिक रेगुलेशन यानी परासरण के द्वारा नियंत्रित होता है, तो किसके द्वारा होता है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका प्रोटीन की फोल्डिंग, क्योंकि आपने प्रोटीन की दो फोल्डिंग पढ़ी होगी, बाहरी प्रोटीन और आंतरिक प्रोटीन, यानी एक्सटर्नल प्रोटीन और एक्सटर्नल और इंटरनल, ये आपने दो प्रोटीन के बारे में पढ़ा होगा। तो प्रोटीन की फोल्डिंग जो है इंपॉर्टेंट होती है, याद रखिएगा सेल के अंदर ये दो प्रकार की फोल्डिंग होती है। तो प्रोटीन की तह जो होती है ये आपको पौधों को गर्मी से बचाती है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आपका क्या है, हीट शॉक प्रोटीन, किससे, प्रोटीन फोल्डिंग से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हम आपसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर आपका 19 बोल रहा है भाई
क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक स्थित होता है। इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल पिगमेंट इन लोकेट, मतलब क्लोरो जो आपका हरित लवक होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट जो वर्णक होता है, आपने पढ़ा होगा हरित लवक में दो वर्णक होते हैं, कौन कौन सा, एक तो आपका क्लोरोफिल होता है, दूसरा आपका कैरोटीन होता है। याद रखिए क्लोरोफिल आपका कैरोटीन, ठीक है। ये दो आपके जो हरित लवक में वर्णक होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्लोरोफिल और कैरोटीन, ये दो आपके वर्णक होते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने पूछा है कि जो आपका क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक होता है वर्णक स्थित होता है, तो कहाँ होता है, ग्रेना में होता है क्या, या बाहरी झिल्ली में होता है, या इसमें दो झिल्ली होती है, बाहरी आंतरिक, थाइलोकॉइड, थाइलोकॉइड में होता है, या सूत्र कणिका यानी माइट्रोकोंडिया को अपन सूत्र कणिका भी बोलते हैं, तो किस में होता है भाई साहब। तो ये क्वेश्चन नंबर इसका 19 का सही आंसर है आपका ग्रेना। तो ग्रेना में जो आपका ये दोनों वर्णक स्थित होते हैं, कौन कौन से, आपका क्लोरोफिल वर्णक हो गया यानी, और इसके बाद आपका कैरोटीन, ये दोनों कहाँ स्थित होते हैं, ग्रेना, यानी एक दो भाग होते हैं ग्रेना, आपको ये आपके उस सिक्के टाइप की बिखरी हुई क्रिया होती है, ग्रेना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेना जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ये जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिक्के की नुमा संरचना पाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आपसे बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि जल विभव, देखिए वही संबंधित क्वेश्चन आ गया ना कि वाटर पोटेंशियल बराबर होता है, किसके बराबर होता है, वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल ये आपको मैंने पहले बताया कि ये साई का चिन्ह बना हुआ, तो वाटर पोटेंशियल किसके बराबर होता है भाई, तो वाटर पोटेंशियल का इसका सही आंसर है आपका, याद रखिएगा, ये आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर, यानी वाटर पोटेंशियल जो है इसके बराबर होता है, किसके बराबर, वाटर पोटेंशियल। एक अगर आपसे कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि वाटर पोटेंशियल जो है कौन सी भाषा का वर्ड है, तो वाटर पोटेंशियल अपने को पता होना चाहिए ग्रीक भाषा का वर्ड है, कौन सी भाषा का, ग्रीक भाषा का वर्ड है। अपने से क्वेश्चन भी पूछ सकता है पेपर में, वाटर पोटेंशियल कौन सी भाषा से संबंधित है, तो ग्रीक भाषा का वर्ड है आपका वाटर पोटेंशियल, यानी जल विभव जो है ग्रीक भाषा का वर्ड है। तो इस क्वेश्चन का जो आपसे पूछा जाए सही आंसर क्या है, तो इस क्वेश्चन का सी जो है सही आंसर है, याद रखिएगा, इसके बराबर होता है वाटर पोटेंशियल, है ना। ये साई का निशान बना हुआ है, ये ऑस्मोटिक रेगुलेशन और प्रेशर, ये दोनों इनको डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम आपसे बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो क्वेश्चन नंबर 21 आपका बोल रहा है कि जिनके संचयन को सूखे और नमक तनाव सहिष्णुता के साथ सहवृद्ध किया जाता है, जिनके संचयन को सूखे और नमक, ठीक है, सूखे और नमक तनाव के सहिष्णु, यानी सूखे के लिए और नमक तनाव के लिए, यानी साल्ट जहां पे अधिक होता है उसके लिए, मतलब सहिष्णु मतलब सहन करने के लिए समृद्ध किया जाता है। तो वो कौन सा हार्मोन है, ये कहने का इनका मतलब है, तो वो कौन सी चीज है जो पौधे को क्या करती है, सूखे और तनाव के प्रति जो है उसको सहिष्णु बनाती है, यानी सहन करने की क्षमता पैदा करती है। तो पोटेशियम आयन, या प्रोलिन, या AB एब्सिसिक एसिड, या FB यानी अल्फा कीटो प्रोटीन। तो जो ये अल्फा कीटो प्रोटीन है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है सूखे और नमक के प्रति जो क्या सहिष्णु बनाती है, कौन सी, अल्फा फीटो प्रोटीन। ये इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर क्या है, डी है, याद रखिएगा, यानी अल्फा कीटो प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं संबंधित है। तो अल्फा कीटो प्रोटीन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद हम आपसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 आपका बोल रहा है बिंदु स्त्रावण प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार मुख्य बल, यानी फॉर गटेशन प्रोसेस द मेन फोर्स रिस्पॉन्सिबल इज, यानी बिंदु स्त्रावण की जो क्रिया होती है गटेशन की, तो कहाँ इंपॉर्टेंट है, तो कहाँ इंपॉर्टेंट है भाई, जड़ तनाव में यानी रूट प्रेशर के लिए इंपॉर्टेंट है क्या भाई, जो गटेशन की प्रक्रिया होती है रूट इंपॉर्टेंट, या वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के लिए यानी ट्रांसपेरेंट पुल के लिए, या आपका रेस्पिरेशन यानी श्वसन के लिए, या पोटेशियम जो आपका पंप चलता है तंत्र होता है पोटेशियम तंत्र, तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, आपका बिंदु स्त्रावण। तो बिंदु स्त्रावण अगर आपसे बात की तो बिंदु स्त्रावण जो आपका रूट प्रेशर यानी जड़ के दबाव के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। गटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो गटेशन जो है आपका रूट प्रेशर के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें जल की हानि भी होती है गटेशन में, तो वो बहुत सारे जल की भी आपने क्या, तो सुबह सुबह आपने देखा होगा कि अपने को पानी की बूंद मिलती है, गटेशन, वैसे गटेशन बोलते हैं, घास पे आपने परत देखी होगी, तो उसी को क्या होता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपका रूट प्रेशर के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। गटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, गटेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि रूट प्रेशर के लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आपसे सही आंसर पूछे कोई, तो रूट प्रेशर जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, याद रखिएगा। इसके बाद हम आपसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, तो क्वेश्चन नंबर 23 ये कैस्पेरिन स्ट्रिप के बारे में आपने सुना होगा भाई। ये कैस्पेरिन स्ट्रिप एक पट्टी होती है कैस्पेरिन, जो कि अपनी किससे कहाँ पाई जाती है, रूट हेयर में पाई जाती है। कैस्पेरिन किस में पाई जाती है, कैस्पेरिन पट्टी पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है कैस्पेरिन पट्टी, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपसे पूछ रहा है, ये आपका प्लांट टिश्यू से संबंधित क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कहाँ से आया हुआ है, प्लांट टिश्यू के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा कि एंडोस्पर्म, वो आपके एंडोस्पर्म, अंतः, बहुत से जो अंतः त्वचा, इपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, बल्कुट, इनके बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ से उठा हुआ क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कैस्पेरिन पट्टी कौन से पादप से संबंधित है, रूट हेयर से संबंधित, यानी जड़ में जो रूट हेयर पाए जाते हैं उससे संबंधित है कैस्पेरिन पट्टी, या फ्लोएम को क्या बोलते हैं, पोषबाह्य बोलते हैं,
कॉर्टेक्स यानी बल्कूट, या एंडोडर्मिस यानी अंतः त्वचा। तो जो आपकी कैस्परिन पट्टी है ये आपकी अंतः त्वचा से संबंधित है। याद रखिएगा कैस्परिन पट्टी किससे संबंधित है, अंतः त्वचा से संबंधित है। कैस्परिन स्ट्रिप ये आपकी जो है डाइकोट्स प्लांट में अधिकतर पाई जाती है। याद रखिए कहाँ पाई जाती है, डाइकोट्स प्लांट में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कैस्परिन स्ट्रिप के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कैस्परिन जो आपकी कैस्परिन स्ट्रिप है ये कहाँ पाई जाती है, आपकी अंतः त्वचा से संबंधित है। ये कोशिकाओं में पाई जाती है, अंतः त्वचा में पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है, डाइकोट्स प्लांट में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका क्या डी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद हम आपसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 में उन्होंने बोला है कि प्रतिकूल परिस्थितियों के संपर्क में आने से रोकने वाला तनाव प्रतिरोधी तंत्र, यानी जो प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां मतलब के बारे में आपको पता है कि अधिक गर्मी पड़ना, वर्षा होना, तो ये प्रतिकूल परिस्थितियों के संपर्क में आने से रोकने के लिए तनाव प्रतिरोधी तंत्र कौन सा है, सहनशील यानी टॉलरेंट, या परिहार, या आपका परिस्थितिक अनुकूल, या सेंसेक्स। तो क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 का जो है आपको ये इसका क्वेश्चन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, याद रखिएगा। ये आपको जो है तनाव प्रतिकूल परिस्थितियों में तनाव में आने से रोकेगा, अपन सहनशीलता नहीं करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर डी जो इसका सही आंसर है। इसके बाद हम आपसे बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन नंबर आपका 25 बोल रहा है कि द पोटोमीटर यानी पौधे के में किस प्रक्रिया को मापने के लिए पैरोमीटर यानी पोटोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो भाई आपको पता है कि पोटोमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है, यानी इसको गैनान पोटोमीटर नहीं बोलते, याद रखिए इसको क्या बोलते हैं, गैनान पोटोमीटर। तो बाष्पोत्सर्जन को नापने के लिए यानी ट्रांसपेरेंट को नापने के लिए जो अपन गैनान पोटोमीटर का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है और नॉर्मली पूछा गया है कि बाष्पोत्सर्जन को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो आपको बाष्पोत्सर्जन नापने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, गैनान पोटोमीटर, यानी पोटोमीटर का या गैनान पोटोमीटर का अपन उपयोग करते हैं ट्रांसपेरेंट मापने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका 25 का सी सही आंसर है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम आपसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो ये आपका अल्फा कीटो प्रोटीन से संबंधित और क्वेश्चन आया है कि AFP प्रोटीन किस तनाव को कम करने के लिए उपयोगी होता है, यानी अल्फा कीटो प्रोटीन किसको कम करने के लिए उपयोगी होता है। तो कोल्ड स्ट्रेस यानी ठंडा तनाव के लिए, या वाटर स्ट्रेस के लिए, या आपका साल्ट स्ट्रेस आपको दिख रहा होगा साल्ट स्ट्रेस के लिए, या हीट स्ट्रेस के लिए। तो जो है आपका किसके लिए उपयोगी होता है, अल्फा कीटो प्रोटीन। तो अल्फा कीटो प्रोटीन जो है आपका क्वेश्चन नंबर यानी डी जो हीट स्ट्रोक होती है, हीट स्ट्रेस, इसके लिए इंपॉर्टेंट है आपका कौन सा, अल्फा कीटो प्रोटीन, यानी AFP किसके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। तो AFP यानी अल्फा फीटो प्रोटीन इंपॉर्टेंट है आपका हीट स्ट्रेस के लिए, यानी डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, याद रखिएगा, हीट स्ट्रेस के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 27 क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन में विसरण विलयन के अणु कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं भाई, अर्धपारगम्य झिल्ली, यानी आपका जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, तो ये क्या कहलाती है भाई, झिल्ली के माध्यम से विलयन के परासरण को क्या बोलते हैं, अणु को, उस अणु जो परासरण होता है झिल्ली के माध्यम से उस अणु को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, परासरण, या खिंचाव, या इम्बाइबेशन, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, परासरण बोलते हैं। यानी ऑस्मोसिस होता है जो अर्धपारगम यानी सेमी परमेबल झिल्ली के द्वारा क्या परासरण दाब के द्वारा जो है अणु इधर के उधर होते हैं, तो अणु को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो है बी सही आंसर है, याद रखिएगा, यानी क्या, ऑस्मोसिस यानी परासरण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28 आपका बोल रहा है कि जल अवशोषण का मार्ग और जल की गति, ठीक है, जल अवशोषण का मार्ग, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पर स्टार लगा लें आप 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जल अवशोषण का मार्ग और जल की गति जिनमें पादप कोशिका भित्ति के निर्जीव भाग और अंतः कोश के स्थान होते हैं क्या कहलाते हैं, पाथवे ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर कंसर्टिंग ऑफ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ पार्ट सेल प्लांट सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेस इज नोन एज, यानी जो जल अवशोषण का मार्ग होता है और जल की गति जिसमें पादप कोशिका भित्ति के निर्जीव भाग की आपसे बात कर रहा है। ये आपको पता है, आपने अगर पढ़ा होगा कि जल की जो है 3 प्रकार की गतियां होती हैं, अगर आपने पढ़ा होगा। कौन कौन सी गतियां होती है भाई, आपकी होती है एक सिम्प्लास्ट होती है, ये सिम्प्लास्ट होती है, एपोप्लास्ट होती है ना, ये आपकी जो है आइसोटोनिक से आपको पता है, ये जल की जो गतियां होती हैं 3 प्रकार की गतियां होती हैं, आपको इनके बारे में पढ़ा होगा आपने। तो ये जल की 3 प्रकार की गतियां होती है। तो इसमें पूछा निर्जीव भाग में पूछ रहा है ये, ना कि जीव भाग में, निर्जीव भाग में पूछ रहा है आपका, और अंतर कोशिकीय स्थान पूछ रहा है, यानी इंटरसेलुलर स्पेस पूछ रहा है आपसे। तो इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 28 का जो सी सही आंसर है, यानी जो आपका एपोप्लास्ट जो है पैथवे किसमें चलता है, निर्जीव। आपका अगर आपको निर्जीव कहीं पे दिख जाता है यानी नॉन लिविंग आपको कहीं पे दिख जाता है, तो वहां पे क्या आएगा, एपोप्लास्ट आएगा, याद रखिएगा, एपोप्लास्ट आएगा। आपको कोई भी कुछ भी याद नहीं रखना है, आपको एपोप्लास्ट याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की हम आपसे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 29 आपका बोल रहा है कि रंध्रों के बंद होने में शामिल एक हार्मोन्स है, अब प्लांट हार्मोन्स इन्वोलेंट इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी रंध्रों के बंद होने में क्या इंपॉर्टेंट है, जिब्रेलिक हार्मोन्स,
या ए बी एब्सिसिक एसिड या ऑक्सीन या साइटोकाइनिन। तो रंध्रों के बंद होने में इंपॉर्टेंट है आपका एब्सिसिक एसिड, ये रंध्रों के बंद होने में इंपॉर्टेंट है। याद रखिए जब रंध्र स्टोमेटा बंद होते हैं तो ये एब्सिसिक एसिड रिलीज होता है, तभी आपका जो है स्टोमेटा बंद होते हैं। तो ये जैसे आपको पता है जब तेज हवाएं चलती हैं या तेज धूप होती है तब स्टोमेटा अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि वहां पे एब्सिसिक एसिड चलता है। तो एब्सिसिक एसिड निकलता है तो ये आपका जो है स्टोमेटा बंद हो जाता है। क्योंकि आपने अगर क्रेब्स साइकिल के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पूरा जो है क्रेब्स साइकिल समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है क्रेब्स साइकिल, अगर नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्रेब्स साइकिल, ठीक है। इसके बाद आपको अगर और क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। और वीडियो लेट है इसके लिए क्षमा चाहता हूँ आपसे, है ना। और आप दोस्तों ऐसे ही प्यार बना के रखिएगा। चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में लाता रहता हूँ, ठीक है। और एग्रीकल्चर में छोटे छोटे वैकेंसीज की जानकारी मैं सबसे पहले प्रोवाइड कराता हूँ, तो ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।